नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुलेखिका भास्कर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कीप लर्निंग सीरीज़ का एक नया वीडियो यूरिन एनालिसिस के बारे में। ये मेरा हैंडल है, आप इस पर और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा डिटेल में होने वाला है। तो सबसे पहले जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या आता है। किडनीज आती हैं, यूरेटर्स आते हैं, ब्लैडर्स आते हैं और यूरेथ्रा आता है। और किडनीज का मेन फंक्शन हम सभी जानते हैं कि अनवांटेड वेस्ट को फिल्टर आउट करना होता है फ्रॉम द ब्लड, और वाटर और केमिकल्स के बैलेंस को रेगुलेट करना होता है। अब जितना भी हमारी यूरिन आउटपुट होती है वो केवल 1% होती है। मतलब कि 1200 ml हमारे कार्डियक आउटपुट होता है बॉडी का, एक एडल्ट का, एवरेज एडल्ट का। बट उसका अबाउट ओनली 25% जो है हमारा किडनीज रिसीव करती हैं पर मिनट। और उसका भी 99% ऑफ द फ्लूइड जो किडनीज में जाकर सर्कुलेट हो रहा है किडनी के द्वारा, वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी का बचा हुआ एक्सक्रीट हो जाता है एज यूरिन। तो कह सकते हैं कि अराउंड 1000 लीटर्स ऑफ ब्लड अगर फिल्टर हो रहा है किडनीज के द्वारा तो केवल 1 लीटर यूरिन बनेगा। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं किडनी के। तो वेस्ट एक्सक्रीशन, वेस्ट में जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, ड्रग मेटाबोलाइट्स, सल्फेट्स, यूरिक एसिड, इस तरीके का जो वेस्ट है, जो वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले, उनको एक्सक्रीट कराना प्राइमरी फंक्शन है किडनी का। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखना, जैसे कि सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनका प्रॉपर रीएब्जॉर्प्शन होता रहे और हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो, और या फिर ज़्यादा भी ना हो। अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो किडनी उन्हें एक्सक्रीट कर दे। तो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करना भी इसका एक मेन प्राइमरी फंक्शन है। उसके बाद एसिड को एक्सक्रीट करना, जैसे कि प्रोटीन ब्रेकडाउन के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे यूरिक एसिड हुआ। वाटर एक्सक्रीशन एंड रीएब्सॉर्प्शन डिपेंडिंग ऑन बैलेंस फ्लूइड। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो किडनीज कोशिश करेंगी कि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्सॉर्ब हो सके और आप किसी शॉक में ना जाएं। और अगर आपकी बॉडी ओवर हाइड्रेट हो रही है तो किडनी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उसको बॉडी से एक्सक्रीट कराएंगी। अब हम कॉम्पोजिशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूरिन होता क्या है? यूरिन में 95% तो वाटर होता है। उसके अलावा उसमें यूरिया, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन और ट्रेस अमाउंट्स ऑफ अदर आयंस, जैसे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हमारे सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारे यूरिन के अंदर होते हैं। लेकिन 95% क्या होता है यूरिन का? ओनली वाटर। अब हम यूरिन एनालिसिस करना क्यों है, इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस ये है कि हम किडनी के फंक्शन को पहले तो जानने के लिए कर सकते हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में हम जानने के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल कम है या ज़्यादा है, क्या इतना ज़्यादा है कि यूरिन से एक्सक्रीट हो रहा है, या फिर जो हमारी डायबिटीज़ है वो इतनी ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई है कि हमें कीटोन बॉडीज़ हमारे यूरिन में प्रेजेंट होने लगें। इस तरीके के एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के लिए। और उसके अलावा आपका यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स के लिए पाइलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस। प्रेगनेंसी देखने के लिए ड्रग एब्यूज़, ज़्यादातर ड्रग जो होते हैं वो यूरिन या स्किन के थ्रू हमारी बॉडी एक्सक्रीट कर देती है। तो ड्रग एब्यूज़ को जानने के लिए भी यूरिन एनालिसिस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर उसके बाद इसमें 3 तरीके के, हम केवल यूरिन एनालिसिस की बात कर रहे हैं जिसमें कि हम केवल रूटीन यूरिन एनालिसिस की बात कर रहे हैं। हम उसमें अभी कल्चर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये जो बता रही हूँ, ये जो हम
बेसिक यूरिन एनालिसिस करते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता रही हूँ। तो 3 तरीके के हम एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहले तो हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि उसका कलर कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, या फिर उसका अपीयरेंस कैसा है, क्लियरी है, ब्लडी है, या फिर क्लाउडी है, या वाइटिश है, या फिर बहुत येलो है, डार्क ब्राउन है, किस तरीके का यूरिन है, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल सकता है, कलर, ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी। फिर इसके बाद डिपस्टिक एनालिसिस करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, पीएच देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं, ग्लूकोज, कीटोन्स, नाइट्राइट्स एंड ल्यूकोसाइड एस्टरेजेस भी हम लोग डिपस्टिक से देख लेते हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में हम लोग देखते हैं सेडिमेंट्स, किसके, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल के, वाइट ब्लड सेल के, एपिथेलियल कास्ट, एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल कास्ट, उसके अलावा बैक्टीरिया, यीस्ट, क्रिस्टल्स या अदर मटेरियल जैसे कि स्पर्म या पिनवर्म, ओवा, इस तरीके की हम माइक्रोस्कोपी से चीज़ें देख लेते हैं। अब इसमें इन्होंने थोड़ा सा एक नोट दिया है कि 24 आवर के अंदर जब यूरिन होता है तो उसका कॉम्पोजिशन और कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो चेंज होने लग जाता है। तो इसलिए जब भी हम 24 आवर यूरिन के लिए सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसमें हम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, और उसके अलावा हम लोग रूटीन के लिए क्या कर लेते हैं, अबाउट 10 ml ऑफ यूरिन इज टेकन ऑन ईदर रैंडम और फर्स्ट वॉइडिंग, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम 24 आवर रख रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, उसको प्रॉपर प्रिजर्वेटिव्स डालना होगा। जैसे कि आपने कुछ प्रिजर्वेटिव्स के नाम सुने होंगे, थाइमोल। उसके अलावा जो आपका यूरिन एनालिसिस है वो विदिन 2 आवर्स हो जाना चाहिए। विदिन 2 आवर्स होने से क्या रहेगा कि यूरिन के अंदर के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोटीन्स या सेल्स या आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या अदर कास्ट या फिर कोई भी प्रोटीन या ग्लूकोज वगैरह है, तो वो क्या होगा कि आपको थोड़ा एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा। लेकिन आफ्टर 2 आवर्स दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन। सो उसके बाद क्या होगा, आपकी यूरिन एल्कलाइन हो सकती है, तो मतलब पीएच गड़बड़ा जाएगा। उसके अलावा आप बहुत सारे टेस्ट रेंडर हो सकते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग यूरिन में आपका प्रोटीन्स भी, क्योंकि सारी चीज़ें ब्रेक डाउन होने लग जाएंगी तो प्रोटीन भी गलत आ सकता है। शुगर उसका जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, तो हो सकता है कि शुगर भी फॉल्सली लो आ जाए। इस तरीके की चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, आइदर वी प्रोसेस द यूरिन विद इन 2 आवर्स और वी रेफ्रिजरेट द यूरिन सैंपल इफ कैन नॉट बी एग्जामिन विद इन 2 आवर्स। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कलेक्शन। ये टाइप ऑफ कलेक्शन कितने तरीके का हो सकता है, रैंडम हो सकता है। रैंडम में कुछ नहीं, बस आप किसी भी टाइम में, या मॉर्निंग हो या नाइट हो, डे या नाइट, एनी टाइम उसको आप यूरिन कलेक्ट कर सकते हैं, या पेशेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं कि यूरिन कलेक्ट करके लाना है। फर्स्ट वॉइडिंग इन द मॉर्निंग को हम डिस्कार्ड ही कर देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो यूरिन है उसे डिस्कार्ड कर देना है। अब उसके बाद फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन, लेकिन रूटीन भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें डायरेक्ट किया जाता है, या इट्स एसेंशियल टू लाइक इट इज़ मोर प्रेफरेबल, हाँ, कि फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन को एनालाइज करना मोस्ट प्रेफरेबल माना जाता है। अब उसके बाद आप कोई भी फ्लूइड्स लेंगे, मतलब सो के उठे हैं, उसके बाद आपको ये सैंपल देना है। और उसके अलावा आप क्यों इसको लिया जाता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का जो सैंपल होता है वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो एबनॉर्मेलिटीज़ अगर कोई होंगी यूरिन में अगर एबनॉर्मेलिटीज़ है, मतलब हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है, तो वो एबनॉर्मेलिटीज़ ईजिली डिटेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि सुबह का सैंपल जो होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और आपकी ओवरनाइट जो डिहाइड्रेशन है वो भी हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल किडनीज कॉन्सेंट्रेट कर पा रही हैं यूरिन को या नहीं कर पा रही हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि डबल वॉइडेड यूरिन है। डबल वॉइडेड यूरिन क्या होता है कि फर्स्ट मॉर्निंग में तो आपने फर्स्ट सैंपल लिया है, लेकिन डबल वॉइडेड में आप क्या करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड वेट उनको कलेक्ट कर लेते हैं। और ये किस लिए किया जाता है कि ग्लूकोज
जो है वो ब्लैडर में कैसे मेंटेन हो रहा है वो ज़्यादा एक्यूरेटली जानने के लिए किया जा सकता है। ये क्लीन कैच मिड स्ट्रीम क्या होता है कि आप ये वाला जो यूरिन सैंपल होता है वो मेनली यूरिन कल्चर या साइटोलॉजिकल एनालिसिस के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप जो आपका यूरिथ्रल मियाटस है, मतलब जो आपका जहाँ से यूरिन पास होता है उस एरिया को अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसको यूरिन को स्टार्टिंग में जो इनिशियल आपका यूरिन डिस्कार्ड हो रहा है उसे हम नहीं लेंगे, उसे फ्लश आउट कर देंगे। और बाकी का जो मिड स्ट्रीम है, मतलब कि बीच में जो आपका यूरिन है उसे हम कलेक्ट कर लेंगे ताकि कंटेमिनेशन को अवॉइड कर सके। और इसमें इन्होंने बोला है कि कोशिश करनी है कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड्स और बाकी सारी चीज़ें उसमें ना कंटेमिनेट कर सके। अगर ऐसा है तो आप उसे कोशिश करेंगे अवॉइड करने की। फिर उसके बाद कैथेटराइजेशन, इसमें फोलिक कैथेटर प्लेस किया जाता है। ऑल्दो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये नेसेसरी हो सकता है तो उनमें ये करना पड़ता है। सुप्राप्यूबिक ये मेनली इन्फेंट्स में किया जाता है। उसमें ट्रांस एब्डोमिनल नेडल एस्पिरेशन के द्वारा बच्चों से ये सैंपल लिया जाता है। और कुछ बेड रिडन पेशेंट्स के लिए भी हम कर सकते हैं जिन्हें कैथेटराइज नहीं कर पा रहे हैं। तो और ये वाला जो सुप्राप्यूबिक सैंपल होता है ये बहुत ही प्योर और स्टेराइल होता है। अब हम बात कर लेते हैं कलेक्शन प्रोसीजर की। तो जो 24 आवर का आप सैंपल कलेक्ट करेंगे 24 आवर यूरिन के लिए, जैसे कि ऑस्मोलैलिटी वगैरह जानने के लिए या फिर आपका 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन जानने के लिए, तो आपको क्या करना है कि पेशेंट को एक 4 लीटर का कंटेनर देना है विद स्मॉल प्रिजर्वेटिव अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इन इट। तो उसमें थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव डाल के दिया जाएगा और उसको आप बताएंगे कि फर्स्ट आपका जो यूरिनेशन है जो फर्स्ट होगा उसको आपको सेव नहीं करना है, उसे डिस्कार्ड कर देना है, बट आपको टाइम रिकॉर्ड करना है। मतलब पेशेंट को आपको गाइड करना है कि आपको उसको टाइम रिकॉर्ड करना है। और फिर उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट आपका जो यूरिन होगा उसको कलेक्ट करना शुरू करना है और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का जो फर्स्ट यूरिन है उसको भी कलेक्ट करना है। और ये जो आप कंटेनर में यूरिन कलेक्ट कर रहे हैं वो दूसरा कंटेनर होगा और एक छोटे कंटेनर से आपको उसमें यूरिन को इकट्ठा करते जाना है और दोनों को ही अंदर से टच नहीं करना है, किसी भी तरीके की कंटामिनेशन को अवॉइड करना है। और रेफ्रिजरेट करना है, जो सैंपल है उसको रेफ्रिजरेट करके रखना है 24 आवर्स के दौरान। और उसके अलावा आपका जो रिकॉर्ड होगा, फाइनल टाइम जो होगा उसे रिकॉर्ड करना है। और उसके बाद आप उसे बोलेंगे कि कोशिश करें कि टॉयलेट पेपर या फिर हेयर या फिर स्टूल या फिर इस तरीके की कोई भी चीज़ें हैं वो कंटेमिनेट ना करें आपके जो सैंपल होगा उसको। अब उसके बाद जब ये कलेक्शन हो जाएगा 24 आवर का, उसको 4 आवर्स के अंदर लेबोरेटरी को देना है। और कोशिश मतलब कभी कभी हमारी टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि 2 अलग सैंपल हम लोगों को चाहिए हों, 1 फॉर डे टाइम कलेक्शन एंड 1 फॉर नाइट टाइम कलेक्शन। फिर उसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिनमें लॉन्गर स्पेसिमेन कलेक्शन भी चाहिए हो सकता है, जैसे कि 72 आवर्स तक भी। तो उस हिसाब से देखा जाता है टेस्ट के, मतलब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हमें जांच करनी है। अब पीडियाट्रिक कलेक्शन के बारे में बात करें तो पीडियाट्रिक कलेक्शन जो है आपका स्पेशल यूरिनरी बैग्स होते हैं इसको जो अटैच किए जाते हैं जेनिटल एरिया से। और इसमें स्टेराइल कंटेनर इमिडिएटली कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें डिपस्टिक टेस्ट लगाना है, हम पीडियाट्रिक कलेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर हमें डिपस्टिक टेस्ट लगाना है तो हम क्या करेंगे कि एक कॉटन बॉल को डायपर में प्लेस कर देंगे और उसके बाद स्वैब को कॉटन से थोड़ा थोड़ा लगाने के बाद आपका एडुकेट रिजल्ट आ जाता है। इसमें मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसके बच्चे को कलेक्शन बैग ही डालना पड़े, डिपस्टिक टेस्ट के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ बताई है कि अगर हम वाइप करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्टेराइल वाइप से तो वो भी क्या करेगा, स्टिमुलेट कर सकता है वॉइडिंग रिफ्लेक्स। अब रेफरेंस वैल्यूज़, हर लैब की अपनी खुद की रेफरेंस वैल्यूज़ होती हैं। तो उसमें
जो कि ज़रूरी होती हैं। तो जैसे कि आपका कलर है, तो कलर जो होना चाहिए वो पेल येलो से एम्बर हो सकता है। ये नॉर्मल आपको बता रही हूँ, जो नॉर्मल अपीयरेंस होता है यूरिन का। अपीयरेंस क्या होना चाहिए? क्लियर टू स्लाइटली हेजी, ओडर स्लाइट ही होना चाहिए। वॉल्यूम जो होना चाहिए 1500 ml से 1500 ml पर 24 आवर। और उसके अलावा इसका रेंज है मतलब 750 से 2500 तक नॉर्मल ही मानेंगे, लेकिन एवरेज 1500 ml होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.001 से 1.040, यूजुअली 1.015, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। और pH जो है वो 4.5 to 8, नॉर्मल एवरेज क्या होता है 5 to 6, मतलब हमारी जो यूरिन नॉर्मली होती है वो क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती है, क्योंकि 7 पर न्यूट्रल और इससे बिलो आपका एसिडिक होगा कोई भी चीज़, और इससे अबव जो होगी कोई भी चीज़ वो क्या होगी, एल्कलाइन होगी। और ग्लूकोज जनरली नेगेटिव होता है, कीटोन्स भी नेगेटिव होते हैं, प्रोटीन भी नेगेटिव होते हैं, नाइट्राइट्स फॉर बैक्टीरिया भी नेगेटिव होते हैं, ल्यूकोसाइड एस्टरेज भी नेगेटिव होता है, कास्ट नेगेटिव, कास्ट भी आपकी नेगेटिव होती हैं। ओकेशनल आप देख सकते हैं कि हाईलाइन कास्ट मिल जाए, जो कि स्किन के सरफेस से या ट्रैक्ट के सरफेस से आपको मिल सकती हैं। आपके आरबीसीज भी नेगेटिव होंगे, रेयरली 1 और 2 पर माइक्रोस्कोपिक फील्ड अगर दिखता है तो भी हो सकता है कि किसी के रेयर केसेस में वो नॉर्मल हो सकता है। वाइट ब्लड सेल्स भी आपका नेगेटिव होता है, लेकिन आप 2 to 3 पर हाई पावर फील्ड देख रहे हैं तो वो भी आप नॉर्मल ही कंसीडर कर सकते हैं। क्रिस्टल्स भी नेगेटिव होती हैं यूजुअली, लेकिन यूरिक एसिड क्रिस्टल्स या कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, अलग अलग तरीके की क्रिस्टल्स अलग अलग कंडीशन में विजिबल हो सकती हैं। एपिथेलियल सेल्स नॉर्मल फ्यू 4 to 5 पर हाई पावर फील्ड नॉर्मल हो सकते हैं। कलर के बारे में हमने बात कर ही लिया कि यूजुअली पेल येलो या एम्बर होता है, लेकिन अगर जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, मतलब नॉर्मली तो आपका क्या होगा, पेल येलो या एम्बर होगा, और आप उसे ज़्यादा डार्क मतलब कॉन्सेंट्रेट करते जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा, डार्क होता जाएगा। और अगर वो ज़्यादा हाइड्रेट है, ओवर हाइड्रेटेड है, तो वो लाइट इन कलर होता जाएगा। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एबनॉर्मल कलर के बारे में, कि अगर कलरलेस है, नॉर्मली तो आपकी क्या होनी चाहिए, पेल येलो होनी चाहिए, पेल येलो या एम्बर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि डाइल्यूट हो गया, यूरिन क्या हो गया, एकदम ट्रांसपेरेंट इन कलर दिख रहा है, पानी जैसा। तो उसमें क्या है कि आपके चांसेस है डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस या फिर ओवर हाइड्रेशन। नॉर्मली आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है, हो सकता है कि आपका स्वेटिंग नहीं हो रहा है, तो ओवर हाइड्रेशन भी हो सकता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है, और डायबिटीज़ मेलाइटस भी हो सकता है। अब डार्क ब्राउन अगर है तो एल्केप्टोन्यूरिया या मेलानोमा, ये लिवर डिसऑर्डर्स में होता है, क्योंकि जैसे कि एक्यूट हेपेटाइटिस, सिरोसिस, लिवर कैंसर, क्योंकि लिवर डिजीज़ में क्या हो रहा है कि जो बिलिरुबिन है वो क्या हो रहा है कि यूरिन में बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसके बाय प्रोडक्ट्स जो है यूरिन में आ रहे हैं। अगर ये बिलिरुबिन की वजह से है तो हम अगर यूरिन को शेक करेंगे तो फोम ही हमें यूरिन मिलने लग जाएगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा। और येलो ब्राउन है, अगर येलो, ये तो डार्क ब्राउन था, ये अगर येलो ब्राउन है तो हमारा हीमोग्लोबिनूरिया की रीजंस हो सकते हैं। और ब्लू या फिर ब्लू ग्रीन कलर की अगर हमें यूरिन थोड़ी सी विजिबल हो रही है तो आर्टिफिशियल फूड कलरिंग, एस्पेरेगस या हाइपरकैल्सीमिया की रीजंस हो सकते हैं। ऑरेंज या येलो यूरिन अगर दिख रहा है तो यूरोबिलिनोजन उसमें प्रेजेंट है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैरोटीन की वजह से कभी कभी हम बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स या कुछ ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिसकी वजह से यूरिन येलोइश या ऑरेंजिश दिखने लग जाती है। फिर उसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे लिवर डिसऑर्डर्स, उसमें कैरेट जूस डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। अब रेड पिंक अगर दिख रही है तो हिमेटूरिया हो सकता है, हीमोग्लोबिनूरिया हो सकता है, पोर्फायरिया हो सकता है, मायोग्लोबिनूरिया भी हो सकता है। और इसके अलावा आपके अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आर्टिफिशियल फूड कलरिंग, ब्लैकबेरी बीट्स ब्लड, या क्रोनिक लेड या फिर मरकरी पॉइजनिंग भी हो सकती है अगर यूरिन रेड या पिंक है तो। और वाइटी मिल्क कलर की यूरिन कब होगी, काइल यूरिया के टाइम। अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, क्लियर से स्लाइटली क्लाउडी इज़ नॉर्मल। अगर आपका बहुत क्लाउडी यूरिन है तो वाइट या येलो, तो उसमें क्या हो सकता है कि आपका इन्फेक्शन विद पास या फिर माइक्रोस्कोपिक ब्लड प्रेजेंट हो सकता है।
और इसका रीज़न क्या हो सकते हैं? किडनी में स्टोन है, कोई फूड या वेजाइनल डिस्चार्ज या डिहाइड्रेशन, और कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। और ओडर क्या होता है? ओडर जो होता है वो बहुत स्लाइट होता है, लेकिन कुछ फूड्स और मेडिकेशंस क्या कर सकते हैं? ओडर को एग्जिजरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो बहुत पंजेंट स्मेल आ सकती है, अलग अलग तरीके की स्मेल आ सकती है, जैसे माउसी स्मेल आ सकती है, और अलग अलग तरीके की आती हैं। जैसे एस्ट्रोजन अगर कोई ले रहा है तो ऑर्डर चेंज हो सकता है। बैक्टीरिया में फोल्ड ऑर्डर आएगा, बहुत गंदा ऑर्डर आएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है उस पर भी। अगर यूरिन को आप मोर देन 2 आवर्स अगर छोड़ देंगे ना रूम टेम्परेचर पर, तो उसमें अमोनिया डेवलप होने लग जाता है, और अमोनिया की उसमें स्मेल आने लग जाएगी। और उसके अलावा आपका कुछ फूड्स होते हैं जैसे एस्पेरेगस, मेडिकेशंस, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो स्ट्रॉन्ग या डिस्टिंक्टिव यूरिन हमारा ऑर्डर प्रोड्यूस कर सकती हैं। अब हम वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम जो होता है जनरली 750 टू 2500 ml पर 24 आवर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 25 टू 30 ml पर आवर। चिल्ड्रंस का आउटपुट और एज के हिसाब से, अगर इन्फेंट हैं तो 2 to 3 ml पर आवर पर kg, और बाकी आप का ये एडोलेसेंस के बारे में 0.5 to 1 ml पर kg। और उसके अलावा आपका नॉर्मल आउटपुट तो 750 से 2500 ml है। लेकिन आपका पॉलीयूरिया मतलब क्या हुआ? पॉलीयूरिया का मतलब कि इंक्रीज हो गया आपका यूरिनरी आउटपुट, मोर देन 2500 ml पर आवर्स आपका यूरिन आउटपुट हो रहा है। ओलिगोयूरिया मतलब डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज मतलब कि लेस देन 750 ml हो गया है पर 24 आवर। और एन्यूरिया मतलब कि एकदम से ही देर इज नो यूरिन आउटपुट। एन्यूरिया मतलब कंप्लीट लैक ऑफ यूरिनरी आउटपुट। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात कर लेते हैं। 1.001 टू 1.040, यूजुअली 1.015 विथ नॉर्मल फ्लूइड इनटेक आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या करती है? मेजर करती है किडनीज एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट यूरिन इन रिलेशन टू प्लाज्मा बाय कंपेयरिंग द वेट ऑफ द यूरिन पार्टिकल्स टू द वेट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। मतलब डिस्टिल्ड वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.0 होती है, मतलब 1 होती है। और यूरिन में क्योंकि अलग अलग तरीके के मेटाबोलाइट्स होते हैं, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे क्रिएटिनिन हुआ, यूरिक एसिड हुआ, तो इन सब की वजह से नॉर्मल यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमेशा वाटर से ज़्यादा होगी, और नॉर्मली ये यूजुअली 1.015 होती है। और 1.005 टू 1.025। अब उसके बाद आपका हम देख लेते हैं डिहाइड्रेशन जब होगा तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? बढ़ जाएगा, और ओवर हाइड्रेशन में ये कम हो जाएगी। अब उसके बाद जी यही बात है कि डिहाइड्रेशन और इंक्रीज्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी प्राइमरी कब बढ़ जाएगी? तो डिहाइड्रेशन में बढ़ेगी आपकी, और इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ADH में बढ़ेगी। और आपकी डिक्रीज कब हो जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी? डिक्रीज मतलब आप ओवर हाइड्रेटेड हो रहे हैं, या फिर मेटाबोलाइट्स कम है और वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो वो डायबिटीज़ इंसिपिडस में हो सकता है, किडनी डिसीजेस में हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस में भी हो सकता है बहुत एक्सट्रीम में, और रीनल फेलियर में हो सकता है। अब उसके बाद pH की बात करें तो pH एवरेज 5 to 6 होता है यूरिन का, एसिडिक इन नेचर होता है। ब्लड का कितना pH होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। रेंज ऑफ ब्लड pH। अब उसके बाद आपका जो यूरिनरी pH होता है वो 5 to 6 होता है, और अगर ज़्यादा आपका लेस देन 5 है तो मतलब बहुत एसिडिक यूरिन हो रहा है, और एसिडिक यूरिन होगा तो क्या कर सकता है? वो स्टोन से एसोसिएटेड हो सकता है। और कैसे स्टोन? ज़ैंथीन, सिस्टीन, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट। और अगर आपका मोर देन 7 है तो वो किससे एसोसिएटेड हो सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल से, कैल्शियम फॉस्फेट या मैग्नीशियम फॉस्फेट, या ये अलग अलग फूड से, या अलग अलग किसी भी बीमारी की वजह से ये सारे
आपके क्रिस्टल्स बन सकते हैं और ये पीएच को ऑल्टर कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है जब हम पीएच देखते हैं और माइक्रोस्कोपी करते हैं, क्रिस्टल्स पाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि रीज़न कहाँ पे किस पार्ट में है। उसके बाद आपका एसिडिक यूरिन का रीज़न क्या है? हाई प्रोटीन डाइट कोई ले रहा है, उस पर्सन को एसिडोसिस है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, डायरिया है, स्टारवेशन है, डिहाइड्रेशन है, तो उससे क्या होगा? एसिडिक हो जाएगा यूरिन। और एल्कलाइन कब होगा यूरिन? कोई यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, इंजेक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट ज़्यादा कर लिया, या फिर वेजिटेरियन डाइट पे रहता है वो इंसान, मिल्क उसने इंजेस्ट किया है, डेयरी प्रोडक्ट्स लिए हैं, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, क्रोनिक रीनल फेलियर, या मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसमें क्या होगा कि आपका यूरिन जो होगा वो एल्कलाइन इन नेचर हो जाएगा। अब प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटीन जो होता है वो यूरिन में नॉर्मली नहीं होता है। जो आपका यूरिन होता है वो यूजुअली इट्स फ्री ऑफ प्रोटीन्स, लेकिन आपका मतलब बहुत कम ट्रेसेस में अमाउंट में भी हो सकता है। लेकिन प्रोटीन यूरिया में मतलब रीनल डिजीजेस में क्या होता है? प्रोटीन यूरिया हो जाता है। प्रोटीन यूरिया मतलब वैसे तो इन जनरल एल्बुमिन और ग्लोबुलिन दोनों ही प्रोटीन्स होते हैं, बट एल्बुमिन जो होता है वो ज़्यादा जल्दी मतलब मोर रेडिली फिल्टर हो जाता है देन ग्लोबुलिन, तो उसकी वजह से हम लोग टर्म ही यूज़ करते हैं एल्बुमिन यूरिया। अगर हम क्वालिटेटिव देखते हैं तो एल्बुमिन यूरिया पाते हैं, मतलब प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और क्वांटिटेटिव हम करते हैं तो माइक्रो प्रोटीन्स हम लोग देखते हैं। उसके अलावा नॉर्मली इसमें एल्बुमिन तो हो सकता है, बट उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? बेंजोन्स प्रोटीन्स हो सकते हैं, कोई और एबनॉर्मल प्रोटीन्स हो सकते हैं, ग्लोबुलिन्स हो सकते हैं। तो ये सारे, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा में होते हैं, तो ये सारे जो होते हैं वो डिपस्टिक से नहीं पता लग सकते हैं। तो हम लोग अगर पॉजिटिव आता है डिपस्टिक टेस्ट, तो हम क्या करेंगे? 24 आवर यूरिन कलेक्शन करेंगे, फिर उसकी जांच करवाएंगे, ताकि हमें पता चल सके कि किस तरीके का प्रोटीन है। क्योंकि डिपस्टिक में हमें बस क्वालिटेटिव पता चलता है कि प्रेजेंट है या नहीं है, बट किस तरीके का प्रोटीन है, हो सकता है कि उस इंसान को कोई भी किडनी की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उसे प्रोटीन्स अगर आ रहे हैं तो वो किसी और बड़ी ग्रेव डिजीज़ का रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा। अब उसके बाद आप यूरिन के प्रोटीन की जांच क्यों कर रहे हैं? किडनी फंक्शन के लिए, डिटेक्शन ऑफ बेंजोन्स प्रोटीन के लिए, माइलोमा की जांच करने के लिए, मैक्रोग्लोबुलिनीमिया देखने के लिए, लिम्फोमा के को डायग्नोस या फिर मॉनिटर करने के लिए, या अमाइलोडोसिस में। अब उसके बाद आपका प्रोटीन थोड़ा सा मतलब ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेते हैं क्योंकि हमारे डे टू डे लैब वर्क में सभी करते हैं। तो लेस देन 150 होगा mg पर 24 आवर, तो क्या है? ट्रेस है आपका 1 + 200 to 500, 2 + 500 to 1500, 3 + more than 2500, और 4 + more than 3000। अब प्री एक्लेम्प्सिया में भी विमेन का जो ये यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए मॉनिटर करना प्रीनेटल केयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यूरिन एनालिसिस एक प्रीनेटल केयर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और मोर देन 500 mg पर डीएल नहीं mg पर डे नहीं होना चाहिए। और पोस्टीरियल प्रोटीनूरिया होता है। पोस्टीरियल प्रोटीनूरिया क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कोई इंसान अगर बहुत लंबे पीरियड से खड़ा हुआ है, अगर तो प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्टैंडिंग, उससे क्या होता है कि आपका प्रोटीन्स जो होता है यूरिन में वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसको देखने के लिए हम इसको डायग्नोस करने के लिए या इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक सैंपल लेंगे उसका अर्ली मॉर्निंग का, जब वो रात भर वो इंसान लाइंग पोजीशन में ही वॉज स्लीपिंग, बिकॉज मोर टाइम तक वो क्या किया है? लाइंग पोजीशन में था। तो पहले हम देखेंगे, उसमें जांच करेंगे। उसके बाद हम पूरे दिन भर जब वो काम किया, उसके बाद कुछ आवर्स के बाद उसका फिर से यूरिन एनालिसिस करेंगे जब वो खड़ा हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। उसमें हम देखेंगे कि यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंस है, लेकिन जब फर्स्ट सैंपल जो हमने लिया था उसमें प्रेजेंट नहीं थे। तो इससे क्या होता है? इससे हमें क्या पता चलता है? पोस्टीरियल प्रोटीनूरिया।
अब ग्लूकोज के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे कि ग्लूकोज जो होता है वो मेनली डायबिटीज़ से एसोसिएटेड होता है, कि अगर ग्लाइकोसूरिया है तो मतलब डायबिटीज़ है। अब जो नॉर्मल हमारी किडनीज होती हैं वो 160 टू 190 mg पर DL पर ब्लड में ग्लूकोज को, मतलब जो हमारी किडनीज हैं फिल्टर कर रही हैं, तो अगर ब्लड के अंदर 160 टू 190 है, मेनली हम लोग 180 बोलते हैं mg पर DL, ये क्या है, यह रीनल थ्रेशोल्ड। जो रीनल थ्रेशोल्ड होता है वो 180 होता है। तो अगर इतना है हमारे mg पर DL पर ब्लड, किस में, ब्लड में, तो हमारी जो किडनीज हैं वो क्या करेंगी, अच्छे से फिल्टर आउट कर देंगी और कुछ भी मतलब सारा का सारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन क्या हो सकता है कि मोर देन 180 जब होने लग जाता है आपका क्या, ग्लूकोज इन द ब्लड, तो क्या होता है कि अब किडनीज जो है वो रीएब्सॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, तो वो क्या करने लग जाएंगी, उसे फिल्टर आउट करने लग जाएंगी और वो क्या हो जाएगा, यूरिन में आपको प्रेजेंट मिलने लग जाएगा। ये खासकर आपका डायबिटीज़ मेलाइटस में होता है, क्योंकि एक्सट्रीमली हाई जब वो होने लग जाता है ग्लूकोज फॉर लॉन्गर पीरियड्स। ये आपका और किडनी डिजीज़ में भी हो सकता है कि हमारे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स हैं वो उतने अच्छे प्रॉपरली काम कर ही नहीं पा रहे हैं, मतलब ग्लूकोज तो बॉडी में उतना नहीं बढ़ रहा है, उतना स्पाइक नहीं कर रहा है, बट फिल्टर बॉडी तब भी आउट कर दे रही, किडनीज जो हैं वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रही हैं। उसके अलावा किसी ने बहुत मील ऐसा लिया है जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, या फिर उसे कार्बोहाइड्रेट इन्फ्यूजन दे दिया गया, बहुत हाइपर एलिमिनेशन फास्टर हो गया, मतलब पैनक्रियाज उसे नहीं, इतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है और उसे हमने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इन्फ्यूजन दे दिया है, तो उसे टेम्परेरी ग्लाइकोसूरिया हो सकता है। अब उसके बाद कीटोन्स के बारे में बात करें तो कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं, कीटोन बॉडीज़ जो होती हैं वो फैट मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट्स कह लीजिए होती हैं, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स होती हैं जी। तो यूजुअली क्या होता है, यूरिन नेगेटिव होती है फॉर कीटोन्स, और कीटोन्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रैपिड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, मतलब जल्दी जल्दी जब हमारी बॉडी फैट को तोड़कर मेटाबॉलिज्म में फैट जो होते हैं उनको ब्रेक कर अगर एनर्जी ले रही है तो उसको क्या बोलते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ नॉर्मली लिवर में बनते हैं और कम्प्लीटली मेटाबोलाइज हो जाते हैं, तो कभी भी यूरिन में आपको नहीं मिलते हैं। नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल कंडीशन में कीटोन्स नॉट प्रेजेंट इन यूरिन, बट अगर कोई बहुत सीवियरली आपका स्टारवेशन का केस है, ठीक है, अगर स्टारवेशन में है वो इंसान, या फिर वो बहुत हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट्स है, हाई प्रोटीन एंड लो कार्ब डाइट्स, तो उसमें भी क्या होगा, आपका जो कीटोन बॉडीज़ है वो प्रेजेंट होने लग जाएंगे यूरिन में। अगर कोई हाई प्रोटीन या फिर लो कार्ब डाइट ले रहा है तो वो हम लोग उसे थोड़ा सा कार्ब देके मैनेज कर सकते हैं और कीटोन बॉडीज़ विल डिसअपियर, बिकॉज फैट को अब ज़्यादा बॉडी को ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ेगा, उसे कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई इंसान कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा है नॉर्मली, कोई हाई प्रोटीन डाइट पे नहीं है, तो उसके बॉडी में अगर कीटोन बॉडीज़ निकल रहे हैं तो यूरिन में, तो वो क्या है, बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है उसकी इनेबिलिटी टू यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी वो कम हो गई है, जो कि एक ग्रेव कंसर्न है। और इससे क्या हो सकता है, कीटो एसिडोसिस हो सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है। ये किस में होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 में, जब बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया होता है फॉर लॉन्गर पीरियड्स। उसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है, आपके पास बहुत सारा ग्लूकोज है ब्लड में, बट बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज इट, उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो वो क्या करने लग जाती है, फैट को ब्रेक डाउन करने लग जाती है। किसके लिए, एटीपी के लिए, एनर्जी के लिए। और जब वो फैट को ब्रेक डाउन करती है तो एटीपी के संग संग एक एंड प्रोडक्ट और क्या मिल रहा है हमें, कीटोन बॉडीज़ मिल रहे हैं। और कीटोन बॉडीज़ जब बहुत हाई हो जाएंगे, क्योंकि ये एसिडिक होते हैं नेचर में, तो ये क्या करेंगे, ब्लड को एसिडिक कर देंगे, और ब्लड को एसिडिक करने की वजह से क्या होगा, एसिडोसिस हो जाएगी।
और एसिडोसिस एक अपने आप में ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर ब्लड का पीएच, जैसे कि मैंने आपसे पूछा है कि आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ब्लड का पीएच अगर मतलब 0.05 भी इधर उधर हो जाएगा तो वो बहुत कंसर्निंग होता है। उसके बाद और इसे किस में मॉनिटर किया जाता है, मेनली इंसुलिन से जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स में स्विच कर रहे हैं जो पेशेंट्स, उनमें हम मॉनिटर करते हैं कीटोन बॉडीज़, क्योंकि इंसुलिन अच्छे से ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लूकोज का, लेकिन हो सकता है कि हमारी जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक हमने एजेंट्स दिए हैं वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, तो वो ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हैं और हमारी बॉडी स्टिल फैट यूज़ कर रही है, तो कीटोन बॉडीज़ उसमें हम लोग मेजर कर लेते हैं। और स्टारवेशन में तो है ही, अगर कोई इंसान बहुत टाइम से जैसे लोग भूख हड़ताल पे होते हैं, आपने सुना होगा कि 10 डेज़ हंगर स्ट्राइक पर कोई बैठा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि पुलिस जो होती है वो मॉनिटर करती है कीटोन बॉडीज़ उस पर्टिकुलर इंसान की यूरिन में, और अगर कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट होने लग जाते हैं तो फिर उस इंसान को आगे हंगर स्ट्राइक के लिए नहीं सजेस्ट किया जाता है, बिकॉज इट विल बी लाइफ थ्रेटनिंग टू हिम। अब उसके बाद हम माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। तो माइक्रोस्कोपी जो होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, यूरिन को लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, पहले आप कंटेनर में जो यूरिन है उसे अच्छे से स्लाइटली मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद मिक्स करने के बाद आप उसे पोर कर देंगे एक टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद आप क्या करेंगे, केमिकल एनालिसिस तो हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, हमने इसमें डिपस्टिक डाला और टेस्ट कर लिया, लेकिन हमें अगर माइक्रोस्कोपी करनी है तो हम क्या करेंगे, हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे उसे 5 मिनट्स के लिए, और 5 मिनट्स नहीं 1200 RPM पर हम उसे 3 मिनट्स के लिए करेंगे सेंट्रीफ्यूज। उसके बाद आपके पास जो सुपर नेटेंट है उसे आप क्या करेंगे, डीकेंट मतलब खाली कर देंगे, और जो आपका नीचे ये जो सेडिमेंट्स हैं इन्हें क्या करेंगे, आप एक स्लाइड पे डालेंगे, इसके ऊपर कवर स्लिप लगाएंगे और माइक्रोस्कोपी कर देंगे। ये इसमें लिखा हुआ है कि शेक द कंटेनर, पोर द सैंपल, 1200 RPM, सुपरनेटेंट कंप्लीटली डिस्कार्ड करना है, उसके बाद क्लीन स्लाइड लेनी है, उसे टिश्यू पेपर से क्लीन करना है, ट्यूब को टिल्ट करना है, मिक्स करना है, और 1 ड्रॉप ऑफ यूरिन उसमें डालकर, स्लाइड पर डालकर उस पर कवर स्लिप लगा देनी है, और फिर उसे ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोपी में क्या देख सकते हैं, आप RBCs देख सकते हैं। RBCs किस वजह से हो सकती है, हीमोचूरिया। नॉर्मली RBCs नहीं होती हैं तो 1 और 2 होंगी, लेकिन नॉर्मली नहीं होती हैं, एक भी नहीं होती है। उसके बाद आप WBC भी 1-2 हो सकते हैं आपके हाई पावर फील्ड, बट मान लीजिए 10 to 15 या फिर इस तरीके से, तो जनरली हम UTI में भी देख सकते हैं। लेकिन और सीवियर कंडीशंस क्या हो सकती हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस है, या फिर नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, प्रोस्टेटाइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, या नेफ्रोलिथियासिस है, इस तरीके की बीमारियों में हम WBC देख सकते हैं। और ये आपका नॉर्मल यूरिन का एक ओवरव्यू है कि नॉर्मल यूरिन में हम क्या क्या देख सकते हैं, ये आप थोड़ा देख लीजिए। मैं इसे जूम कर देती हूँ ताकि आप और अच्छे से देख सकें। तो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल हमारी नॉर्मल यूरिन में मिल सकते हैं, RBCs भी मिल सकते हैं, और वो इस तरीके के दिखेंगे। RBC कास्ट हो सकती है, WBC हो सकते हैं। WBC और RBC में कैसे डिफरेंस करेंगे, जो आपके WBC होंगे वो पता चलेगा कि आप उसके अंदर जो है न्यूक्लियस है, पता चल जाएगा, और जो RBC होंगे वो स्वीट से, सिंपल से, विदाउट एनी ग्रैन्यूल्स, विदाउट एनी न्यूक्लियस, वो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे बेचारे। फिर उसके बाद आपका WBC कास्ट है, वो ऐसा दिखता है। यीस्ट इस तरीके के दिखेंगे आपको, यीस्ट भी इन्फेक्शन में, कंटेमिनेशन में, इस तरीके की चीज़ों में हो सकते हैं। उसके बाद ग्रैनुलर कास्ट है, एक कास्ट दिखेगी। कास्ट नॉर्मली जो सेल्स का वो होता है वो उसमें ग्रैन्यूल्स टाइप के दिखेंगे, ये क्या हो जाएगी आपकी ग्रैनुलर कास्ट। नॉर्मल यूरिन में स्पर्मेटोजोआ भी दिख सकते हैं, क्योंकि वो कंटामिनेटेड हो सकती है विद स्पर्म्स, क्योंकि सेम जो है वो आउटपुट वे है। और हाइलिन कास्ट इस तरीके की दिखेंगी। वैक्सी कास्ट एकदम आपको वैक्सी दिखेंगी, एकदम वैक्सी स्मूथ। उसके बाद कॉन्वुलेटेड हाइलिन कास्ट इस तरीके से होगी। कॉन्वुलेटेड मतलब कि इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो कॉन्वुलेटेड हाइलिन कास्ट इस तरीके की दिखेगी। म्यूकस थ्रेड्स दिख सकते हैं नॉर्मली यूरिन में। उसके बाद रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, ये भी नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। सिलिंड्रोइड्स ये भी नॉर्मल हैं।
सब नॉर्मल है इन स्मॉल अमाउंट्स और नेग्लिजिबल अमाउंट्स, बहुत ज़्यादा देखेंगे तो वो नॉर्मल नहीं है। अब उसके बाद अगर आपकी एसिडिक यूरिन है तो एसिडिक यूरिन में आपको क्या क्या दिख सकता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये माइक्रोस्कोपी में आपका ल्यूसीन स्फेयर्स दिख सकते हैं, ये ल्यूसीन स्फेयर्स है। उसके अलावा आपको सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स दिख सकते हैं, वो इस तरीके के दिखेंगे। इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर जो आपको यूरिन में दिखेगा वो क्या है, सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। टायरोसिन निडल्स दिख सकते हैं, टायरोसिन निडल्स इस तरीके से दिखेंगे आपको। उसके बाद सिस्टीन के क्रिस्टल्स दिख सकते हैं, ये सारे क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। सिस्टीन के क्रिस्टल्स इस तरीके के दिख सकते हैं आपको। अमॉर्फस यूरेट्स इस तरीके से दिखेंगे आपको। और कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, ये एनवेलप शेप, ये इस तरीके का दिखेगा। और उसके अलावा यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इस तरीके के दिखेंगे आपको। फिर उसके बाद आपका एल्कलाइन यूरिन अगर है तो वो क्या हो सकता है, आपको ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल्स दिखेंगे इस तरीके के। ऊपर वाले क्या थे, एसिडिक यूरिन में मिलने वाले क्रिस्टल थे, और एल्कलाइन यूरिन में मिलने वाले क्रिस्टल्स ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल, कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स, अमोनियम यूरेट क्रिस्टल्स, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स और अमॉर्फस फॉस्फेट्स। ये सब आपको अभी ऐसा लग रहा होगा, बट जब आप माइक्रोस्कोप में विजिबल करते मतलब देखते हैं तो वो आपको हैबिट से पता चल जाता है कौन सी चीज़ कैसी दिखती है। अब उसके बाद आपको इसमें दिख रहा है कि स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स दिख रहे हैं, तो वो क्या हो सकते हैं कि स्किन सरफेस से आ गए होंगे गलती से, या फिर आउटर यूरेथ्रा से भी वो हो सकते हैं यूरिन के अंदर। और पॉसिबली कंटैमिनेशन की वजह से आपको स्क्वैमस एपिथेलियल सेल दिख रहे होंगे। उसके बाद बैक्टीरिया इंडिकेट पॉसिबल इन्फेक्शन, आपकी इन्फेक्शन है उसका इंडिकेटर है। लेकिन बहुत ज़्यादा देर का अगर यूरिन रखा होगा तो उसमें भी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकता है। यीस्ट क्या है, उसमें यीस्ट अगर है तो आपका इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी यीस्ट हो सकता है, लेकिन कंटामिनेशन की वजह से भी यीस्ट हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि विद इन 2 आवर्स हमें यूरिन को क्या है प्रोसेस कर देना है। और अगर मोर देन 2 आवर्स अगर यूरिन रखा रहेगा तो उसे क्या करना है, रेफ्रिजरेट करना है। और उसके अलावा आपका क्रिस्टल्स है, तो क्रिस्टल्स आपके यूरिक एसिड क्रिस्टल्स क्या होंगे, ये एसिडिक यूरिन प्रमोट करेंगे। और कैल्शियम फॉस्फेट होंगे वो एल्कलाइन, ये अभी हमने ऊपर देख लिया था, सारे क्रिस्टल्स हमने देख लिए थे कैसे हैं। आपका जो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं वो किस में पाए जाएंगे, सजेस्ट कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन्स या इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग। कैल्शियम ऑक्सलेट कैसा दिखता है, ये रहा एनवेलप टाइप के जो क्रिस्टल्स हैं, ये कब कब हो सकते हैं, किडनी स्टोन में हो सकते हैं या इथाइल ग्लाइकोल पॉइजनिंग में भी पाए जाते हैं। और कैल्शियम फॉस्फेटेज ये एल्कलाइन यूरिन में पाए जाते हैं। और ये लार्ज अमाउंट में कब मिलेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट किडनी स्टोन्स होने की वजह से ये मिलेंगे। कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स इस तरीके के, ये भी किडनी स्टोन में मिलेंगे, ये भी किडनी स्टोन में मिलेंगे। आपके उसके बाद यूरिक एसिड, यूरिक एसिड क्या होगा कि एसिडिक यूरिन में पाया जाएगा। कैसा दिखेगा यूरिक एसिड का क्रिस्टल, इस तरीके का। और ये कब दिख सकता है, प्लियोमॉर्फिक या फिर येलो ब्राउन अगर यूरिन के साथ है, लार्ज अमाउंट्स में है, मतलब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स अगर यूरिन भी येलो है और लार्ज अमाउंट में है तो क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि यूरिक एसिड किडनी स्टोन्स हैं, या फिर नेफ्रोपैथी भी सजेस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपका सिस्टीन के क्रिस्टल्स कैसे दिखेंगे, हेक्सोनल दिखेंगे, और वो कब हो सकते हैं, सिस्टिनूरिया में हो सकते हैं। अब अलग अलग कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो कास्ट होती है वो कहाँ बनती हैं, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में बनती हैं, और या फिर कलेक्टिंग डक्ट में, या फिर डिस्टल नेफ्रॉन में। ये अलग अलग तरीके की, ये WBCs दिख रहे हैं, ये RBCs दिख रहे हैं, ऐसा यूरिन में आपको विजिबल होगा। आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे, ये RBCs है सिंपल से, और इसमें जो ग्रैन्यूल्स या फिर आपका न्यूक्लियस दिख रहा है ये क्या है, WBC है। ये ग्रैन्युलर कास्ट है, इस तरीके की दिखेगी, ग्रैन्यूल्स इसके ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ये WBC कास्ट है, एक कास्ट होगी नॉर्मल, उसके ऊपर बहुत सारे WBC जो होंगे वो अटैच दिख रहे होंगे। ये एपिथेलियल कास्ट है, एक कास्ट होगी नॉर्मल सेल लाइन जैसी, और उसके ऊपर आपको एपिथेलियल सेल्स बहुत सारे दिखेंगे। अब इन्होंने बताया है कि हाइलिन कास्ट कब दिखता है। हाइलिन कास्ट प्राइमरीली म्यूकोप्रोटीन से बना होता है, टाइमोर्फस प्रोटीन, और ट्यूब्यूल सेल से सिक्रीट होता है। और
उसके बाद आरबीसी कास्ट जो होती हैं वो क्या बता सकती हैं, इंडिकेटिव ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या फिर लीकेज ऑफ आरबीसी फ्रॉम ग्लोमेरुलाई, या फिर सीवियर ट्यूबुलर डैमेज आरबीसी अगर हो, आपकी आरबीसी कास्ट अगर होगी तो। उसके बाद आपका डब्ल्यूबीसी की अगर कास्ट दिख रही है तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस या फिर किडनी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। उसके बाद आपकी ग्रैनुलर कास्ट अगर मिल रही है आपको तो कोई किडनी मतलब एक्यूट किडनी इंजरी हुई हो सकती है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या फिर एटीएन, और पिगमेंटेड ग्रैनुलर मडी ब्राउन कलर की कास्ट दिखेगी। रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स कास्ट आर सीन इन एक्यूट और क्रोनिक किडनी डिजीज, और ब्रॉड वैक्सी कास्ट अगर आपको दिखेंगी तो वो क्रोनिक किडनी डिजीज में। आप ये वाला पार्ट अगर लैब टेक्नीशियन के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये इतना डिटेल वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना किसी एमएससी पीएचडी या मेडिकल के लिए देख रहे हैं, अपने एमएससी मेडिकल के लिए देख रहे हैं, या फिर एमटी के लिए देख रहे हैं, या फिर एमबीबीएस के लिए देख रहे हैं वीडियो, तो आपको इतनी डिटेल सब जाननी ही होगी। ये जो आपका कोरिलेशन है विद दी। अब उसके बाद फैटी कास्ट जो है वो ओवल फैटी बॉडीज़ वो कब मिल सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मिल सकती हैं। ये सारी इस तरीके की जो ऊपर हमने कास्ट के बारे में बात की थी, ये हाइलिन कास्ट है। देखिए ये कास्ट है, ये आपको दिख रही होगी, इस तरीके से कास्ट है। उसके बाद ये हाइलिन विथ फैट है, इसमें गोल गोल ऐसे फैट के वो मिलेंगे आपको, पार्टिकल्स मिलेंगे। हाइलिन टू फाइन ग्रैनुलर, हाइलिन भी है, फाइन ग्रैनुलर भी है। ये सेलुलर है, ये सेलुलर टू कोर्स ग्रैनुलर है, इसमें बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स हैं। ये कोर्सली ग्रैनुलर है, इसमें पूरे ग्रैन्यूल्स ही ग्रैन्यूल्स हैं, और इसमें सेल्स भी मिक्स हैं। हाँ, इसमें ग्रैन्यूल्स हैं। और ये फाइनली ग्रैनुलर है, इसमें फाइन ग्रैन्यूल्स हैं। ये ग्रैनुलर टू वैक्सी है, थोड़ा वैक्सी भी है, थोड़ी ग्रैनुलर भी है, और ये कंप्लीटली वैक्सी कास्ट है। तो अभी आपका माइक्रोस्कोपी भी कंप्लीट हो गया, और रूटीन एग्जामिनेशन के बारे में हम बहुत डिटेल में जान चुके हैं इस वीडियो में। और इसके बाद हम बात करेंगे कि यूरिन स्कैन के जो मशीन होती है उसके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और यहाँ तक आपने देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोस के लिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए। और कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, या फिर आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट बॉक्स। और अच्छे से पढ़िए, और ऑल द बेस्ट फॉर एनी एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग।